हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन 1900 ई.टी. पॉल नाम के एक पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर ने एक म्यूजिक बुक पब्लिश की जिसके कवर पेज पर डॉन ऑफ सेंचुरी की ये वाली पिक्चर थी। इस पिक्चर के सेंटर में ये जो गॉडेस लाइक फिगर है ये एंजल ऑफ प्रोग्रेस को दर्शाती है, जो अपने एक हाथ में न्यू सेंचुरी का फ्लैग लेकर विंग्स वाले व्हील पर बैठी हुई है। ये जो व्हील्स है वो टाइम को सिंबलाइज करती है जो फ्यूचर की तरफ जा रही है। उसके पीछे रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्री जैसे प्रोग्रेस के साइन दिख रहे हैं। इस चैप्टर में एक और पिक्चर दी गई है जिसमें दो मैजिशियंस दिखाए गए हैं। पिक्चर के ऊपर वाले पार्ट में अलादीन है जो अपने मैजिक लैम्प से एक खूबसूरत महल बना रहा है, और वहीं पिक्चर के नीचे वाले पार्ट में मॉडर्न मैकेनिक है जो अपने मॉडर्न टूल से ब्रिज, शिप्स, टावर्स और हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहा है। अलादीन पास्ट को और ईस्टर्न कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं मैकेनिक मॉडर्निटी और वेस्टर्न कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चैप्टर में हम पहले ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे जो पहला इंडस्ट्रियल नेशन था। फिर हम अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे जहां इंडस्ट्रियल चेंज का पैटर्न कॉलोनियल रूल से प्रभावित था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रीज आने से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती थी जो फैक्ट्रीज पर आधारित नहीं थी। कई हिस्टोरियंस इस फेज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप के शहरों के मर्चेंट्स गांव की तरफ जाते थे और वहां के पीजेंट्स और आर्टिसियंस को पैसे देकर उनसे इंटरनेशनल मार्केट के लिए सामान तैयार कराते थे। वर्ल्ड ट्रेड के एक्सपेंशन और कॉलोनीज के मिलने से गुड्स की डिमांड तो बढ़ गई थी, लेकिन शहरों में प्रोडक्शन बढ़ाना मुश्किल था क्योंकि वहां अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स पावरफुल थे। ये एसोसिएशंस क्राफ्ट पीपल को ट्रेन करते थे, प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे, कंपटीशन और प्राइजेस को रेगुलेट करते थे और नए लोगों को ट्रेड में एंट्री करने से रोकते थे। रूलर्स अलग अलग गिल्ड्स को स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर मोनोपोली राइट देते थे, इसलिए नए मर्चेंट्स के लिए शहरों में बिजनेस शुरू करना मुश्किल था, इसलिए वो गांव की तरफ बढ़ने लगे। गांव में गरीब पीजेंट्स और आर्टिसियंस मर्चेंट्स के लिए काम करने लगे। ये वही टाइम था जब ओपन फील्ड्स खत्म हो रही थी। गरीब पीजेंट्स जो पहले कॉमन लैंड्स पर डिपेंड थे, अब उन्हें नए इनकम सोर्सेज ढूंढने पड़ रहे थे। बहुत से लोगों के पास छोटे प्लॉट्स थे जो घर के सभी मेंबर्स को काम नहीं दे सकते थे, इसलिए जब मर्चेंट्स आए और उन्हें सामान बनाने के लिए पैसे दिए तो पीजेंट्स ने उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। इस तरह पीजेंट्स को नए इनकम सोर्सेस मिल गए। इस सिस्टम की वजह से शहरों और गांव के बीच एक गहरा संबंध बन गया। मर्चेंट्स शहरों में बसे थे लेकिन उनका ज़्यादातर काम गांव में होता था। इस तरह प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कमर्शियल एक्सचेंज का एक नेटवर्क बन गया जिसमें सिर्फ मर्चेंट्स और फैमिलीज थे, एक भी फैक्ट्रीज नहीं थी। द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री 1730 में आई, लेकिन 18th सेंचुरी के एंड तक फैक्ट्रीज के नंबर में ज़्यादा इजाफा हुआ। न्यू एरा का पहला सिंबल कॉटन था जिसका प्रोडक्शन 19th सेंचुरी के एंड तक बढ़ गया। 1760 में ब्रिटेन 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन इंपोर्ट करता था जो 1787 तक 22 मिलियन पाउंड तक पहुंच गया। ये बदलाव प्रोडक्शन प्रोसेस में कई चेंजेस की वजह से हुआ। आइए उनमें से कुछ को देखते हैं। 18th सेंचुरी में कई इन्वेंशंस हुए जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस के हर स्टेप की इफिशियंसी बढ़ गई। अब सभी वर्कर ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे। फिर रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल बनाया। इससे पहले कपड़े बनाने का काम गांव के घरों में होता था, लेकिन अब नए महंगे मशीन्स मिल्स में सेटअप किए जा सकते थे। मिल्स में सभी प्रोसेस एक छत के नीचे एक साथ होती थी, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस पर ज़्यादा अच्छे से नज़र रखा जा सकता था, क्वालिटी को चेक किया जा सकता था और लेबर को रेगुलेट किया जा सकता था, जो कि गाँव में होना मुश्किल था। 19th सेंचुरी के शुरुआत तक फैक्ट्रीज इंग्लिश लैंडस्केप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इस टॉपिक को हम 4 पॉइंट्स की हेल्प से समझेंगे। पहला, ब्रिटेन में सबसे डायनेमिक इंडस्ट्री कॉटन और मेटल थी। पहले फेज में 1840s तक कॉटन इंडस्ट्री सबसे आगे थी, बट रेलवेज के एक्सपेंशन के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने लीड लिया। 1873 तक ब्रिटेन आयरन और स्टील का एक्सपोर्ट 77 मिलियन पाउंड कर रहा था, जो कॉटन एक्सपोर्ट के वैल्यू का डबल था। दूसरा, नई इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकी। लेट 19th सेंचुरी तक टोटल वर्कफोर्स का 20% से भी कम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। टेक्सटाइल एक डायनेमिक सेक्टर था,
लेकिन इसका ज़्यादातर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज के बाहर डोमेस्टिक यूनिट्स में होता था। तीसरा, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में भी धीरे धीरे चेंजेज हो रहे थे, जैसे छोटे छोटे इन्वेंशंस कई नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर के ग्रोथ का कारण बनी। चौथा, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे स्प्रीड हुई। नई टेक्नोलॉजी महंगी थी और मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट इसे खरीदना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि मशीन्स अक्सर ख़राब हो जाती थी और उनका रिपेयर कॉस्टली होता था। 1781 में जेम्स वाट ने स्टीम इंजन इम्प्रूव किया और उसे पेटेंट करा लिया, बट उनके इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन को इस मॉडल को सेल करने में बहुत मुश्किल हुई। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन्स थे। इनमें से 80 कॉटन इंडस्ट्रीज़ में, 9 वुल इंडस्ट्रीज़ में और बाकी माइनिंग और आयरन वर्क में थे। स्टीम इंजन्स बाकी इंडस्ट्रीज़ तक बहुत लेट पहुंचा, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसे धीरे धीरे अडॉप्ट किया। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। विक्टोरियन ब्रिटेन में ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी। गरीब पीजेंट शहरों में काफ़ी संख्या में काम की तलाश में आते थे। जैसा कि हम जानते हैं, जब लेबर ज़्यादा होता है तो वेज अपने आप कम हो जाता है। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट को ना तो लेबर की कमी होती थी और ना ही उन्हें ज़्यादा वेज देने पड़ते थे, इसलिए उन्होंने मशीन्स लगाना ज़रूरी नहीं समझा। कई इंडस्ट्रीज़ में लेबर की डिमांड सीजनल थी और जहाँ प्रोडक्शन सीजन के हिसाब से बढ़ता या घटता था, वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हाथ से काम करने वाले लोगों को रखना पसंद करते थे, ताकि वो सीजन के हिसाब से वर्कर्स को हायर कर सकें। कुछ प्रोडक्ट सिर्फ हाथों से ही बनाए जा सकते थे। मशीन्स यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स मार्केट के लिए बनाने के लिए बनी थी, लेकिन मार्केट में कई बार नए डिज़ाइन और शेप वाले गुड्स की डिमांड होती थी। जैसे मिड 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन में 500 तरह के हैमर्स और 45 तरह की एक्सेस होती थी। इन चीज़ों को बनाने के लिए ह्यूमन स्किल की ज़रूरत होती थी, ना कि मशीन्स की। वहाँ के अपर क्लास लोग जैसे अरिस्टोक्रेट्स, उनको हाथ से बनी चीज़ें पसंद थी, क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट बेहतर फिनिश वाले होते थे और मशीन मेड गुड्स को मोस्टली कॉलोनीज में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता था। जिन कंट्रीज़ में लेबर की कमी थी, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट मशीन्स का इस्तेमाल करने में इंटरेस्टेड थे, ताकि ह्यूमन लेबर की ज़रूरत को मिनिमाइज किया जा सके। अब देख लेते हैं उस टाइम में वर्कर्स की लाइफ कैसी थी। ज़्यादा लेबर होने की वजह से वर्कर्स की ज़िंदगी पर असर पड़ा। जब काम मिलने की खबर गांव में पहुंचती तो हज़ारों लोग शहरों की तरफ चल पड़ते, लेकिन जॉब उन्हीं लोगों को मिल पाता था जिनके दोस्त किसी फैक्ट्री में पहले से काम कर रहे होते थे। लेकिन सबके पास ऐसे सोशल कनेक्शन नहीं थे, इसलिए उन्हें हफ्तों तक काम का इंतज़ार करना पड़ता था और उन्हें रात ब्रिज के नीचे गुजारनी पड़ती थी, जबकि कुछ लोग रिफ्यूजी कैंप में रहते थे। कई इंडस्ट्री में काम सीजनल था, इसका मतलब था कि काम लंबे समय तक नहीं मिलता था। इस वजह से कुछ लोग अपने घर वापस चले जाते थे, जबकि कुछ लोग और जॉब्स ढूंढते थे। अर्ली 19वीं सेंचुरी में वेजेस थोड़ा बढ़ी, लेकिन इससे वर्कर्स को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नेपोलियनिक वार के दौरान प्राइजेस बहुत तेजी से बढ़ी थी। इस वजह से वर्कर्स के कमाई का रियल वैल्यू काफ़ी कम हो गया था। अब वो अपने कमाई से बहुत कम सामान खरीद पाते थे। मिड 19वीं सेंचुरी तक अर्बन पॉपुलेशन के करीब 10% लोग गरीब थे। 1830s तक अनएम्प्लॉयड लोगों का प्रोपोर्शन 35 से 75% तक पहुंच गया था। लोग इन सब अनएम्प्लॉयमेंट का कारण नई टेक्नोलॉजी को मानते थे। जब वुलन इंडस्ट्री ने स्पिनिंग जेनी को इंट्रोड्यूस किया, तो जो महिलाएं हैंड स्पिनिंग का यूज करती थीं, उन्होंने नए मशीन्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। अब हम इंडिया के बारे में देखते हैं कि एक कॉलोनी कैसे इंडस्ट्रियलाइज होती है। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। मशीन इंडस्ट्रीज आने से पहले इंडिया के सिल्क और कॉटन गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट करते थे। बहुत से कंट्रीज़ में कोर्स कॉटन बनाई जाती थी, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाली कॉटन अक्सर इंडिया से आती थी। बहुत सारे इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स इस एक्सपोर्ट ट्रेड नेटवर्क में शामिल थे, जो प्रोडक्शन को फाइनेंस करते थे, गुड्स को ले जाते थे और एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करते थे। ये लोग वीवर्स को एडवांस में पैसे देते थे और वीवर्स उनके लिए वीवन क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे और सप्लाई को पोर्ट्स तक ले जाते थे। पोर्ट्स पे बड़े सीपर्स और मर्चेंट्स होते थे जो इन प्रोडक्ट्स को खरीदते थे। 1750s तक यह नेटवर्क जो इंडियन मर्चेंट्स कंट्रोल करते थे, वो टूटने लगा। यूरोपियन कंपनीज ने धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाई। उन्होंने ट्रेड पर मोनोपोली राइट ले लिया। इसका रिजल्ट यह हुआ कि सूरत और हुगली जैसे पुराने पोर्ट्स जहां लोकल मर्चेंट्स ऑपरेट करते थे, वो डिक्लाइन होने लगा। इन पोर्ट से एक्सपोर्ट बहुत तेजी से गिर गया और लोकल बैंकर्स धीरे धीरे बैंकरप्ट हो गए। 17वीं सेंचुरी के लास्ट ईयर में सूरत से होने वाले ट्रेड की वैल्यू 16 मिलियन से घटकर 1740s तक 3 मिलियन तक हो गई।
जब सूरत और हुगली पोर्ट डिक्लाइन हो रहा था, तभी मुंबई और कोलकाता ग्रो होने लगा। नए पोर्ट से होने वाले ट्रेड्स यूरोपियन कंपनीज के कंट्रोल में थे। जब कई पुरानी ट्रेडिंग हाउसेस कोलैप्स हो गई, तो कुछ लोगों ने यूरोपियन कंपनीज के साथ ऑपरेट करना शुरू कर दिया। ये चेंजेस वीवर्स और दूसरे आर्टिसियंस की जिंदगी में कैसे अफेक्ट कर रहे थे, आइए नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं। What happened to weavers? 1760s के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर कंसोलिडेट होने के बाद भी इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में कमी नहीं आई, क्योंकि ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज एक्सपैंड नहीं हुई थी और इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स की यूरोप में बहुत डिमांड थी। इसलिए कंपनी इंडियन टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में इंटरेस्टेड थी। कंपनी को एक्सपोर्ट के लिए रेगुलर सप्लाई इंश्योर करना मुश्किल था, क्योंकि मार्केट में फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज और लोकल ट्रेडर्स कम्पीट करते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश कर ली, तो उसने ट्रेड पर मोनोपोली राइट का दबदबा जमाना शुरू कर दिया। कंपनी ने एक सिस्टम डेवलप किया जिससे कंपटीशन खत्म हो गया। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए, जैसे उन्होंने एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स और ब्रोकर्स को एलिमिनेट करके वीवर्स पर डायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। कंपनी ने गुमास्ता नाम का एक पेड सर्वेंट अपॉइंट किया, जो वीवर्स को सुपरवाइज करता था, सप्लाईज को कलेक्ट करता था और क्लॉथ की क्वालिटी चेक करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने वीवर्स को दूसरे बायर से बेचने से रोकने के लिए एडवांस का सिस्टम शुरू किया। वीवर्स को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लोन्स दिए जाते थे और उन्हें अपने कपड़े सिर्फ कंपनी के गुमास्ता को देने पड़ते थे। डिमांड बढ़ने पर कई वीवर्स ने एडवांस ले लिया, पर इससे वो सिर्फ कंपनी के लिए काम करने के लिए बंध गए। गुमास्ताज बाहर के लोग होते थे, जो विलेज में आकर वीवर्स को समय पर सप्लाई ना देने पर उन्हें मारते पीटते थे और वीवर्स को वो बहुत कम पैसा देते थे। अब वीवर्स दूसरे बायर्स को कपड़े नहीं बेच सकते थे। इस वजह से कई वीवर्स अपना गांव छोड़कर चले गए या खेती करने लगे। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। 1772 में हेनरी पटुलो, जो एक कंपनी ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा था कि इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि किसी दूसरी कंट्री के पास इतने हाई क्वालिटी के गुड्स नहीं हैं। लेकिन 19वीं सेंचुरी के शुरुआत तक इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइन होना शुरू हो गया। 1811 से 12 में इंडिया का एक्सपोर्ट 33% था, लेकिन 1850 से 51 तक यह सिर्फ 3% रह गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंग्लैंड में कॉटन इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी थी। वहाँ के इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि इंडियन टेक्सटाइल पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाए, ताकि मैनचेस्टर के गुड्स ब्रिटेन में बिना किसी कंपटीशन के बिके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ब्रिटिश गुड्स को इंडियन मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। इस वजह से इंडियन कॉटन वीवर्स की एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स हो गई और लोकल मार्केट मैनचेस्टर इंपोर्ट से भर गई। मशीन से बने कपड़े सस्ते होते थे, इसलिए लोकल वीवर्स उनसे कम्पीट नहीं कर सकते थे। 1860s तक वीवर्स को रॉ कॉटन की शॉर्टेज का सामना करना पड़ा, क्योंकि अमेरिकन सिविल वार के बाद ब्रिटेन ने इंडिया से कॉटन मंगाना शुरू कर दिया। यह सभी फैक्टर्स ने मिलकर इंडियन वीवर्स की कंडीशन और ख़राब कर दी और इंड तक इंडियन फैक्ट्रीज ने भी मशीन मेड गुड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। फैक्ट्रीज कम अप। 1854 में पहली कॉटन मिल बॉम्बे में आई और 2 साल बाद प्रोडक्शन शुरू हुआ। 1862 तक वहाँ 4 मिल्स चल रही थी, जिसमें 94,000 स्पिंडल्स और 21,000 लूम्स थे। इसी समय बंगाल में भी जूट मिल शुरू हुई। पहली जूट मिल 1855 में आई और दूसरी 1862 में। नॉर्थ इंडिया के कानपुर में 1860s में एलिगिन मिल शुरू हुई और 1 साल बाद अहमदाबाद में पहली कॉटन मिल बनी। 1874 तक मद्रास में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल ने प्रोडक्शन शुरू किया। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स। इंडस्ट्रीज अलग अलग रीजन में अलग अलग लोगों ने शुरू की। चाइना ट्रेड से कमाई करने के बाद कुछ बिजनेसमैन ने इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप की। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर और बम्बे में पारसीस जैसे दीनसौ पेटिट और जमशेदजी टाटा ने इंडस्ट्री शुरू की। मारवाड़ी सेठ हुकुमचंद ने 1917 में पहली इंडियन जूट मिल शुरू की। कुछ मर्चेंट्स मद्रास से बर्मा और मिडिल ईस्ट के साथ ट्रेड करते थे, बट इंडियन मर्चेंट्स को लिमिटेड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम। फैक्ट्रीज़ को वर्कर्स की ज़रूरत थी और जैसे फैक्ट्रीज बढ़ रही थी, वैसे वैसे वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। 1901 में इंडिया के फैक्ट्रीज़ में 5,84,000 वर्कर्स थे। 1946 तक यह नंबर 24,30,000 तक पहुंच गया। वर्कर्स ज़्यादातर आसपास के गांव से आते थे। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट के बारे में खबर फैलती, वर्कर्स दूर दराज के एरिया से आकर मिल्स में काम ढूंढते थे। जॉब पाना मुश्किल था, क्योंकि जॉब सीकर का नंबर हमेशा जॉब से ज़्यादा होता था। मिल्स में एंट्री भी रेस्ट्रिक्टेड थी। इंडस्ट्रियलिस्ट अक्सर जॉबर्स को नए रिक्रूट भर्ती करने के लिए अप्लाई करते थे। जॉबर्स पुराने वर्कर्स होते थे जो अपने गाँव के लोगों को जॉब्स दिलाते थे
और उन्हें शहर में सेटल करने में हेल्प करते थे। द पिकुलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को डोमिनेट करती थी। उसका फोकस एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए प्रोडक्ट बनाने पर था, जैसे टी, कॉफ़ी, माइनिंग, इंडिगो और जूट। इंडियन बिजनेसमैन ने 19वीं सेंचुरी के एंड में इंडस्ट्री सेटअप करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने मैनचेस्टर गुड्स के साथ कंपटीशन करने से बचने की कोशिश की। इंडियन मिल्स कोर्स कॉटन यार्न प्रोड्यूस करते थे, जो हैंडलूम वीवर्स या चाइना को एक्सपोर्ट होती थी। 20वीं सेंचुरी के शुरू में स्वदेशी मूवमेंट ने लोगों को फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट करने के लिए मोबिलाइज किया। इस वजह से इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने यार्न से क्लॉथ प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट किया। 1900 से 1912 के बीच इंडियन कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन डबल हो गया। वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ब्रिटिश मिल्स आर्मी की नीड्स को पूरा करने के लिए वार प्रोडक्शन में बिजी थी, इसलिए मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इंडिया में कम होने लगा। इससे इंडियन मिल्स को एक बड़ा होम मार्केट मिल गया। वार के बाद ब्रिटेन की इकनॉमी गिर गई और मैनचेस्टर अपना पहले जैसा पोजीशन रिकवर नहीं कर पाए। इससे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा हुआ और उन्होंने होम मार्केट कैप्चर कर लिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। वर्ल्ड वार के बाद फैक्ट्री इंडस्ट्रीज ने लगातार ग्रोथ की, लेकिन बड़े इंडस्ट्रीज भी अभी इकनॉमी का एक छोटा हिस्सा थी। 1911 में लगभग 67% इंडस्ट्रीज बंगाल और बॉम्बे में थी। कंट्री के बाकी हिस्सों में छोटे स्केल पर प्रोडक्शन होता था। 20वीं सेंचुरी में हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्शन भी एक्सपेंड हुआ। 19वीं सेंचुरी में मशीन मेड थ्रेड ने स्पाइनिंग इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया था, लेकिन वीवर्स ने अपना काम जारी रखा। 20वीं सेंचुरी में हाथ से बने कपड़े का प्रोडक्शन लगातार बढ़ता रहा। 1900 से 1940s के बीच यह लगभग 3 गुना हो गया। ये कैसे हुआ? इसका एक रीजन टेक्नोलॉजिकल चेंज था। हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स ने नए टेक्नोलॉजी को अपना लिया, जिसे वो बिना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ाए ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे। 20वीं सेंचुरी के दूसरे दशक तक वीवर्स ने फ्लाई शटल वाले लूम्स को यूज करना शुरू कर दिया। 1941 तक 35% से भी ज़्यादा हैंडलूम्स फ्लाई शटल से चलते थे। हमारा आखिरी टॉपिक है मार्केट फॉर गुड्स। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने इंडियन मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की और इंडियन वीवर्स, क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने कॉलोनियल कंट्रोल का विरोध किया, टैरिफ प्रोटेक्शन की डिमांड की और अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट एक्सपेंड किया। लेकिन नए प्रोडक्ट्स तभी बिकेंगे जब उन्हें लोग खरीदना चाहेंगे। ये कैसे किया गया? इसका एक तरीका एडवर्टाइजमेंट था। एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट को डिजायरेबल और नेसेसरी बनाकर दिखाता है। ये लोगों के माइंड में नए नीड्स क्रिएट करता है। आज हम एडवर्टाइजमेंट से घिरे हुए हैं। ये न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल एज के शुरुआत से ही एडवर्टाइजमेंट ने प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट एक्सपेंड करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। जब मैनचेस्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडिया में कपड़े बेचना शुरू किया तो उन्होंने कपड़े के बंडल्स पर लेबल लगाए। लेबल्स इसलिए ज़रूरी थे ताकि कंपनी का नाम बायर्स को फैमिलियर हो। लेबल्स पर सिर्फ वर्ड्स और टेक्स्ट ही नहीं होते थे, बल्कि इमेज भी होती थी और यह अक्सर बहुत ही सुंदर तरीके से इलस्ट्रेटेड होती थी। इन लेबल्स पर अक्सर इंडियन देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी। ऐसा लगता था जैसे देवताओं से उन्हें अप्रूवल मिला हो। ऐसा प्रिंट इसलिए किया जाता था ताकि प्रोडक्ट को इंडियन लोगों के लिए फैमिलियर बनाया जा सके। 19वीं सेंचुरी के आखिर तक मैन्युफैक्चरर्स ने अपने प्रोडक्ट पर कैलेंडर प्रिंट करना शुरू कर दिया। हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।